Hi friends, good evening all of you. I am Mahendra. You are most welcome to join Om Classes channel. दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और यह प्रश्न वहीं से शुरू होगा जहां से हम पिछली वीडियो में समाप्त किए थे। दोस्तों, आप लोग नोट बुक और पेन लेकर के बैठ गए होंगे। चलते हैं, हम लोग प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, भारत में सर्वाधिक चीनी मिल ये कहाँ है? तो आप बताएंगे भारत में सर्वाधिक संचालित चीनी मिल कहाँ है? इसका ऑप्शन होगा पहला, यानी ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल, महाराष्ट्र। और जबकि सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। और इसी को ही, उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा कहा जाता है। किसे कहा जाते हैं? उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। जबकि विश्व में देखा जाए तो क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं गुजरात में क्या होता है। गुजरात में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अगली राज्य है भारत में। और कपास उत्पादन के लिए मिट्टी जो उपयुक्त होती है वह काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। परंतु महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्षेत्रफल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका ऑप्शन होगा कोयम्बटूर। अगर गन्ना प्रजनन शब्द आ जाए तो आप लगाएंगे कोयम्बटूर, और वनली केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात आए तो लगाएंगे लखनऊ। इसका ऑप्शन होगा बी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और सब्जी अनुसंधान संस्थान अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कहाँ है? वाराणसी। औषधि अनुसंधान संस्थान अगर पूछे औषधि के लिए तो कहाँ बताएंगे? लखनऊ। कानपुर। चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, परंतु केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रानीगंज कहाँ है? इसका ऑप्शन होगा ए फॉर एप्पल, पश्चिम बंगाल। कोयले के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है रानीगंज, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जबकि झरिया कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट, लोकसभा में सत्रावसान करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ए फॉर एप्पल, राष्ट्रपति को। लोकसभा को सत्रावसान करने का अधिकार, विघटन करने का अधिकार प्रधानमंत्री की सलाह पर, और संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाने का अधिकार यानी आहूत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। परंतु अगर स्थगन की बात आती है, स्थगन यानी चल रहे संसद के, लोकसभा के सत्र को यदि बीच में रोकना हुआ, इसका अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। यानी लोकसभा को स्थगन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। यही राज्यसभा में भी जो स्थगन करने का अधिकार होता है राज्यसभा के सभापति को होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है कहाँ से? बताएंगे जापान से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली और बंधुत्व, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। और जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। 352 के तहत आपातकालीन जो शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिया गया है। और
राष्ट्रीय आपात जो है भारत में अभी तक कितनी बार लगा हुआ है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है, जबकि वित्तीय आपात अभी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। जहां तक कि राष्ट्रपति शासन देखा जाए तो यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सर्वाधिक बार लगाया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से आप लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से लिया गया है जो राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करना होता है जो कि कला विज्ञान साहित्य क्षेत्र में निपुण होते हैं। यह भी आयरलैंड से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सुलह कुल सही होगा। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। तो बताया गया सुलह कुल उत्सव किसका प्रतीक है? तो बताएंगे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। लोकसभा में कोरम के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? यानी लोकसभा में कोरम मतलब है बैठक, यानी लोकसभा की बैठक हो सकती है, कितने सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है? 1/10। यही है, जब ग्राम पंचायत में बैठक होती है तब पर भी वहाँ पर भी 1/10 लोगों की उपस्थित होना ग्राम पंचायत के सदस्यों का अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सुमेलित है? कथक उत्तर प्रदेश सही है, कथकली केरल सही है, मोहिनीअट्टम ये केरल में है, गरबा गुजरात में है। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए क्या? कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप बना लेंगे कौन सुमेलित नहीं है। तो कथक उत्तर प्रदेश सही है, कथकली केरल सही है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ है? इसको बोल देंगे हम लोग केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो ये आंसर होगा इसका सी, कौन सुमेलित नहीं है, सी मोहिनीअट्टम। जबकि तमिलनाडु में है क्या? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, आप लोग जानते होंगे, पलाश। उसी को हम कहते हैं टेसू। क्या है? टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। जबकि सारस जो है, क्रॉच जिसे कहते हैं, क्रेन कहते हैं, क्रेन उसी को कहते हैं क्रॉच, उसी को सारस कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है? पक्षी है। और राजकीय पशु क्या है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा राजकीय पशु है। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। क्या है? अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सुमेलित नहीं है? दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? कलकत्ता में, ये भी सही है। लावड़ी गुजरात नहीं, लावड़ी गुजरात में नहीं मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। रथ यात्रा पुरी में, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। सही है। गणेश महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के सापेक्ष कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के सापेक्ष 7.33% है। जबकि यूपी की जनसंख्या अगर देखें, यहाँ पर यूपी की जनसंख्या तो 16.5% है भारत के सापेक्ष। दोस्तों यहाँ पर अगर हम भारत के सापेक्ष देखें तो भारत का क्षेत्रफल देखें जो विश्व के सापेक्ष है, तो विश्व के सापेक्ष भारत का क्षेत्रफल है यहाँ पर 2.4%। जबकि भारत की जनसंख्या
देखी जाए विश्व के सापेक्ष तो 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वाराणसी में है, सही है। भारतीय कला भवन केंद्र वाराणसी, ये भी सही है। राज्य हिंदी संस्थान लखनऊ, तो राज्य हिंदी संस्थान जो है वह कहाँ है? लखनऊ में ना होकर के होगा क्या? वाराणसी। दोस्तों अगर यहां पर होता राज्य की जगह यूपी होता, यानी यूपी हिंदी संस्थान अगर बोल दे दिया जाता, तब आप लगा देते वहां पर लखनऊ, तब आपका सही हो जाता। राज्य लिखा रहेगा तो आपका वाराणसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ? चेन्नई में, सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई बताएंगे? राजस्थान में, वो भी नागौर जिले में। राजस्थान में नागौर जिले में, वो भी पंचायती राज व्यवस्था आधारित थी, बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित थी। और बलवंत राय मेहता समिति जो थी पंचायती राज व्यवस्था की, कौन समिति थी? त्रिस्तरीय समिति। त्रिस्तरीय समिति पर आधारित थी बलवंत राय मेहता समिति। और राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था इसी पद्धति पर। दूसरा राज्य कौन सा है? अगर दूसरा राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। ये होगा, नागौर में जो लगा था वो प्रथम हुआ था। नेक्स्ट, और यहां पर देख लेते हैं कि कब लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है, सही है। 6 से 14 के वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 21 में, अनुच्छेद 21 में नहीं। बी ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन वो गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है किसमें है? 21 का में है। किसमें है? 21 का में है। जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये पहले था अनुच्छेद 45 में, जिसमें राज्य सरकार का दायित्व बनता था 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन किसी राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पहल पर 86वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में जोड़कर इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य है वर्णन, सही है। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, ये भी सही है। अनुच्छेद 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। विषु संक्रांति या वसंत संक्रांति होता है, कब होता है? इसका आंसर होगा 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं लंबवत पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर, और इसी दिन जो होता है पूरे गोलार्ध में दिन और रात, दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन
आपका 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। जस्ट इसका अपोजिट कर दें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन होगा 21 जून को होता है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वह दिन होता है 22 दिसंबर। तो उस दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तो वह दिन होता है 21 जून। इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर? अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लू स्थानीय पवन भी है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लू स्थानीय पवन है, इसे स्थानीय पवन है, इसे कहते हैं पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन जो है ये पवन जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसलिए इसका नाम पछुआ पवन रखा गया है। लू की तरह चिनूक भी एक स्थानीय पवन है जो यूएसए में बहती है। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। आरएनए में क्या पाया जाता है जो डीएनए से भिन्न होता है? तो आरएनए में क्या होता है? यूरैसिल होता है, जबकि डीएनए में यूरैसिल नहीं होता है। डीएनए में यूरैसिल की जगह क्या होता है? थामिन होता है। थामिन होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में क्या होता है? थामिन की जगह यूरैसिल होता है। यही अंतर है। बाकी ऊपर युक्त 3 एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। 51 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में केंद्रीय सरकार की आय के स्रोतों को संविधान को किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो आप बताएंगे इसमें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7वीं। क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही समवर्ती सूची के प्रावधान हैं, संघ सूची के प्रावधान हैं, संघ सूची को केंद्र सूची कहा जाता है, और राज्य सूची के प्रावधान हैं। तो संघ सूची के विषय कितने हैं? हो गए हैं 100, जो कि प्रारंभ में अगर देखा जाए तो 97 विषय थे, और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं, और राज्य सूची विषय में कितने विषय हो चुके हैं? कौन बताएगा? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 को हम देखते हैं। भारत में केंद्र सरकार की आय के स्रोत संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची में। क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही केंद्र सरकार को के विषय दिए गए हैं, जिसमें केंद्र संघ सूची का विषय है, यानी केंद्र सूची का विषय। और केंद्र सूची के विषय वर्तमान में हो चुके हैं 100 विषय हो चुके हैं, जो इसके पहले 97 विषय थे। अगर 100 ऑप्शन में ना होता है तो 97 हम लोग करते हैं। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो इसी 7वीं सूची में ही राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची के विषय कितने हैं वर्तमान में? 61 विषय हैं, जबकि इसके पहले कितने थे? 66 विषय थे। और समवर्ती सूची के विषय कितने हैं वर्तमान में? 52 विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को विभिन्न सेक्टर यानी क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ पे उनके आय के स्रोत हो सकते हैं। जैसे हो गया रक्षा, हो गया रेलवे, हो गया जनगणना हो गई, ये किसके हैं? केंद्र सूची के विषय हैं। जबकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखा जाए, पुलिस देखा जाए, पेयजल देखा जाए, ये सब क्या हैं? राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट आगे कर देखते हैं। अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, इसमें क्या है? तो अनुवांशिक रोग है
हीमोफीलिया, वड़ानता, टर्नर सिंड्रोम, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है और यह आनुवंशिक होता है। वड़ानता यानी कलर ब्लाइंडनेस में होता है, लाल व हरे रंग की विशेष तौर पर पहचान नहीं की जा सकती है। टर्नर सिंड्रोम ये होता है, फीमेल्स में होता है, महिलाओं में होता है, उनके गर्भाशय अविकसित होते हैं और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में विकार हो जाने की वजह से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ये सिंड्रोम जो है आपके डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बडाउ सिंड्रोम, इतने भी सिंड्रोम है क्योंकि ये सब गुणसूत्र से रिलेटेड हैं और इनसे जो विकार होंगे वो उसका रोग कैसे होंगे? अनुवांशिक रोग होंगे। तो हीमोफीलिया, वड़ानता, टर्नर सिंड्रोम ये सभी क्या हैं? अनुवांशिक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स या इसे कहते हैं करो या मरो हार्मोन्स, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स को। किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहा जाता है लड़ो या उड़ो, करो या मरो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स है और एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन्स, क्योंकि जल संरक्षक हार्मोन्स है बेसोप्रोसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वह जो गर्भवती माँ होती है उनमें पाया जाता है और इसका काम होता है, इसे कहते हैं क्विक बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है और इसका काम होता है गर्भाशय की दीवार को शिथिल करके बच्चे के जन्म को आसान बनाना, इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्विक बर्थ हार्मोन्स भी कहा जाता है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जैसे कि सब्जियों को बड़ा करने में, सब्जियों की लंबाई में वृद्धि करने में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फलों में प्रयुक्त रसायन क्या है? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में प्रयुक्त रसायन क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में जो होता है एथिलीन का भी प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और कैल्शियम एथिलीन अगर ऑप्शन में होता है तो इसकी जगह हम एसिटिलीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, एसिटिलीन। तो एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन ये सब क्या करते हैं? फलों को पकाने में प्रयुक्त रसायन है। और द्रव अवस्था में देखा जाए तो एथेफॉन द्रव से भी फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है, तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, फेफड़ा। फेफड़ा जो है रक्त को शुद्ध करता है, कैसे? क्योंकि फेफड़े के पास ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, यानी ऑक्सीजन घुलता है ब्लड में, कब घुलता है? फेफड़े में। तो ऐसे रक्त को हो जिसमें ऑक्सीजन घुल जाता है उस रक्त को शुद्ध माना जाता है। परंतु विभिन्न रुधिर वाहिनियों में यह रक्त प्रवाहित होता रहता है जिसमें अवशिष्ट पदार्थ घुल जाते हैं, नत्रजनी पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत हानिकारक होते हैं, इनका बाहर निकलना बहुत ही अनिवार्य है। तो किडनी एक जोड़ी होती है, 150 ग्राम वजन होता है प्रत्येक का। तो किडनी जो होता है ऐसी स्थिति में रक्त को छानकर शुद्ध करता है। अगर रक्त को छानकर शुद्ध करने वाला अंग पूछा जाए तो किडनी बताएंगे और रक्त को शुद्ध करने वाला अंग पूछा जाए तो फेफड़ा बताएंगे। किडनी की गाय क्या है? नेफ्रॉन, और इसी से एक नेफ्राइटिस नामक रोग भी होता है जो किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में सर्वप्रथम वर्षा करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम वर्षा किस राज्य में करता है? तो ऑप्शन क्या होगा? केरल में। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून बनता कहाँ पे है? ये भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भारत दक्षिण से, क्वेश्चन नंबर देखते हैं,
हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम बढ़ते हैं। दक्षिण क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम वर्षा किस राज्य में करता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून बनता कहाँ है? अरब सागर में। क्या बनता है? अरब सागर में, जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम ओर है। तो अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है और यह मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो करता है कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। यह सर्वप्रथम केरल राज्य में करता है। केरल राज्य में औसतन जो होता है वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर देखते हैं जैविकता भी देखने को मिलती है। और इसी मानसून के कारण कावेरी नदी जो है वर्ष भर क्या होती है? हरी भरी रहती है, यानी जलमग्न रहती है। क्योंकि जाते वक्त भी और लौटते वक्त भी मानसून क्या होता है? वर्षा करता है। परंतु दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई राज्य में वर्षा नगर के बराबर होती है और बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा जो होती है चेन्नई राज्य में, सॉरी चेन्नई शहर में, तमिलनाडु में जो है वर्षा कम हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जलीय व स्थलीय परितंत्र का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। मतलब इसका क्वेश्चन था, जलीय व स्थलीय परितंत्र का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, मतलब किस परितंत्र का सीधा बनता है? इसका आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? हाँ, इसका आंसर होगा ऊर्जा पिरामिड। क्या होगा? ऊर्जा पिरामिड, चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, उसका पिरामिड सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जलधारा को बालक ईसा के नाम से जाना जाता है? बालक ईसा के नाम से जाना जाता है। तो बालक ईसा के नाम से हम लोग जानते हैं एल नीनो को कह देते हैं। एल नीनो जलधारा जो है यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली गर्म जलधारा है और यह जलधारा 25 दिसंबर के आसपास जो होती है प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको बालक ईसा के नाम से जाना जाता है। एल नीनो जलधारा जब गर्म होती है तो इसके दो घटनाएं देखने को मिलती हैं, एक अल नीनो प्रभाव और एक ला नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव में वर्षा जो होती है कहीं कहीं अधिक वर्षा हो जाती है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है। कहने का मतलब अल नीनो प्रभाव की स्थिति तब होती है जब यह एल नीनो जलधारा का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो ऐसी जलधारा के कारण से जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती थी वहाँ पर सूखा देखने को मिलता है, जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पे अधिक वर्षा देखने को मिलती है और वहाँ पर बाढ़ भी आने की संभावना हो जाती है। यानी कहा जा सकता है एल नीनो प्रभाव से पूरा विश्व का मानसून प्रभावित हो जाता है। भारत में अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो एल नीनो जो है यह एल नीनो के आने से, एल नीनो प्रभाव होने से भारत में सूखा पड़ जाता है और ला नीनो प्रभाव से भारत में अतिवृष्टि हो जाती है। एल नीनो से अनावृष्टि और ला नीनो से अतिवृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखने के लिए हम लोग समझ सकते हैं, मैप उठा करके देख सकते हैं, वहाँ पर उच्चदाब निम्नदाब को पढ़ेंगे वहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पढ़ेंगे कि बालक ईसा किस नाम से जाना जाता है? एल नीनो जलधारा को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एल नीनो जलधारा ही जो दी गई ऑप्शन में, ये क्या है? गर्म जलधारा है। बाकी हम्बोल्ट, लेब्राडोर, फॉकलैंड, ये जलधारा कैसी जलधारा है? कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा की एक ट्रिक है दोस्तों, उसको भी याद कर लीजिएगा, मदद देगा। तो इसकी ट्रिक है, हम बोले हम बोले ग्रीन बगुला, ग्रीन बगुला क्यों कनारी
केला फेंक रहा है? क्यों कनारी केला फेंक रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, हमबो से हो गया यहाँ पर हमबोल्ट जलधारा, ठंडी जलधारा है। ले से लेब्राडोर जलधारा, ठंडी जलधारा है। ग्रीन से ग्रीनलैंड जलधारा, ठंडी जलधारा है। बगुला से हो गया बेगुला जलधारा, ठंडी जलधारा है। क्यू से क्यूराइल, क्यूरोशियो दो होती हैं लेकिन यहाँ पर क्यूराइल, क्यूराइल ठंडी जलधारा है जबकि क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। कनारी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा है। फिक्स हो गया फॉकलैंड जलधारा है। दोस्तों इन जलधाराओं को आप पढ़ भी लेंगे कि किस महासागर में प्रवाहित होते हैं। जैसे कि बार बार एग्जाम में आ रहा है अगुलहास जलधारा, जो हिंद महासागर में प्रवाहित होता है और गर्म जलधारा है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसका ऑप्शन क्या होगा? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर वन महोत्सव दिवस कहा जाए तो वन महोत्सव दिवस जो है जुलाई का प्रथम सप्ताह है। यहाँ पर है विश्व पृथ्वी दिवस, जो है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस देखा जाए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 22 मई को। अगर ऑप्शन में 22 मई ना हो तो जैव विविधता दिवस के लिए 29 दिसंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यह 29 दिसंबर को ही मनाया जाता था, बाद में यह परिवर्तित हुआ 22 मई। कजरी महोत्सव सावन के महीने में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है खासकर विशेष तौर पर? तो देखा जाए इस ऑप्शन में मिर्जापुर सावन के महीने में जाता है। और आप लोग जानते हैं सावन के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार भी होता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस पूर्णिमा को होता है, तो सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ पूछा जाता है कि पूर्णिमा को क्या क्या मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन जो होता है होलिका दहन जो होता है, और गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन, ये सब के सब पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ठंडी हवाओं को कहा जाता है, इसका ऑप्शन होगा ब्लिजर्ड। जबकि सिराजो और पेम्पोरे जो हैं ये यूएसए के ठंडी हवाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। छठ पूजा कहाँ प्रसिद्ध है? छठ पूजा प्रसिद्ध है ये कहाँ पर? बिहार की। और जो मधुबनी चित्रकला भी है, मधुबनी चित्रकला है, वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला में जो चित्र बनाए जाते हैं वो पर्यावरण से संबंधित होते हैं, पशु पक्षी को होते हैं, दीवारों पर बनाए जाते हैं। इसमें हल्दी, चावल, दूब सब पीस करके बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग प्रसिद्ध है, कहाँ की? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? भारत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ताप विद्युत से। किससे होगा? ताप विद्युत से भारत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। निश्चित देखते हैं। वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है, क्या है? वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है, तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा आपका वह होगा डी, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि। क्योंकि जो वृक्ष होते हैं
गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्रदूषण को भी से बचाते हैं हम लोग को। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर वृक्ष पृथ्वी से अगर हट जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। डॉप्सन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई, ओजोन सांद्रता की इकाई, दूसरी नदी। तो क्या बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ओजोन सांद्रता की इकाई होगा, ओजोन सांद्रता की इकाई। जबकि ध्वनि तीव्रता की इकाई जो होती है उसको मापते हैं किसमें? डेसिबल में। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे, इसलिए टेट की परीक्षा देने से पहले इन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। दुनिया का सबसे गहरा गर्त, चैलेंजर गर्त, जिसको मैरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, किस महासागर में है? तो आप बताएंगे ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अभी प्रशांत महासागर में, किस प्रशांत महासागर में बताएंगे? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। वो भी किस देश के समीप है? तो देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस में ये गर्त है, दुनिया का सबसे गहरा गर्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकते हैं, हिंद महासागर में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर। पूछा जाएगा मेडागास्कर कहाँ है, किस महासागर में है? तो आप बताएंगे हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है इसमें रेगुर मिट्टी में। इसी को हम लोग कहते हैं काली मिट्टी या कपासी मिट्टी, और करेल मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, जबकि जल अवशोषण, अगर अवशोषण की बात की जाए, तीव्र गति से जल का अवशोषण हो जाता है किसमें? मरुस्थली मिट्टी में। लेकिन जल धारण करने की क्षमता यानी ज़्यादा लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता किसमें होती है? रेगुर मिट्टी में। और काली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर गुजरात में। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त तो मिट्टी है कौन सी? काली यानी रेगुर मिट्टी। जबकि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दोनों हिमालय एक ही कह सकते हैं। सिंधु व सतलज के मध्य में है, सिंधु नदी व सतलज के मध्य में है, सही है। कुमाई हिमालय काली व सतलज नदी के मध्य में, ये भी सही है। नेपाल हिमालय काली व तिस्ता के मध्य में है, ये भी सही है। और असम हिमालय जो है तिस्ता व सुवर्ण रेखा के मध्य में है, ये सही नहीं है। इसका आंसर जो होगा डी फॉर डॉग, यहां पर होगा। किसके मध्य है ये? तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। लिखेंगे इसको हम लोग, यहां पर कट कर दे सकते हैं इसको हम, सुवर्ण रेखा की जगह क्या कर देंगे? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल आप बताएंगे चेमायुंगथुंग ग्लेशियर। पहली बार दीजिएगा इसको, आंशिक ग्लेशियर बाद में। तो चेमायुंगथुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और नेपाल में, सॉरी तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में कोशिका विभाजन होता है किस हार्मोन के कारण से?
तो इसमें एब्सिक एसिड जो है पौधों में जल संरक्षक हार्मोन काम करता है, इसका नाम होता है, इसको हम एबीए भी कह सकते हैं, जल संरक्षक करता है पौधों में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम क्या होता है? ये जीव में पाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। नेक्स्ट आगे ऑप्शन को हम देखते हैं यहाँ पर 69 का सीओडी जिब्रेलिन। तो 69 का जो क्वेश्चन था कि पौधों में कोशिका विभाजन करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, कौन सा है? साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन हार्मोन से क्या होता है? बौनापन आ जाता है पौधों में बौनापन। ऑक्सिन हार्मोन्स भी जो होता है पौधों में वृद्धि का कारण होता है, कमी होती है तो पौधों में वृद्धि नहीं होती है। बौनापन कारण क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन्स पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ऑप्शन क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वो, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा क्या? नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्या बनाती हैं? ये दोनों बनाती हैं एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इसी को कहते हैं ज्वार नद। जब ये समुद्र में गिरती हैं नदियां तो ज्वार उत्पन्न करती हैं, और इनका वेग क्या होता है? तीव्र होता है, क्योंकि ये ढाल पर बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में प्रवाहित होती हैं और भ्रंश घाटी से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मेडागास्कर किस महासागर में है? कभी आपको बताया गया था, हिंद महासागर में मेडागास्कर जो है एक द्वीपीय देश है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? मेडागास्कर है, जो कि हिंद महासागर में है। नेक्स्ट, कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो दोस्तों गर्म जलधारा कौन सी नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? लेब्राडोर। अभी बताया गया, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और ये बहती कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर में, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। जबकि हाँ, गल्फ स्ट्रीम जलधारा भी ये अटलांटिक महासागर में बहती है। एल नीनो जलधारा जो है यह पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। और अगुलहास जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, ये कहाँ बहती है? हिंद महासागर में। तो इसमें लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है, बाकी एल नीनो जलधारा, अगुलहास जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये क्या है? गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। क्या कहता है? यूरोप का कंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो बताएंगे शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है? कंपास। क्या होगा आंसर का? कंपास। तो कंपास क्या है? ये पाया जाता है घास का मैदान ब्राजील में, और है कैसा? ये उफ्ड़। कैसा है? उफ्ड़। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? डाउन्स पाया जाता है यह बेल्ट में, सॉरी डाउन्स घास का मैदान, सॉरी डाउन्स घास का मैदान जो होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। शीतोष्ण घास का मैदान है। और स्टीपी जो है ये कहाँ पाया जाता है? यूरोप और एशिया की संयुक्त सीमा जो है, सीमा पर पाया जाता है, यानी यूरेशिया में पाया जाता है। बेल्ट कहाँ पाया जाता है? ये है दक्षिण अफ्रीका।
जबकि कंपास कहाँ है, ये है ब्राज़ील में। तो कंपास घास का मैदान क्या है, ऊफ्ड़ है। और बाकी ये डाउन्स स्टेपी बेल्ट क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। तो यहाँ पर ऊफ्ड़ घास के मैदान कौन कौन है, इनको देख लेते हैं। ऊफ्ड़ घास के मैदान और शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ऊफ्ड़ घास के मैदान में देखेंगे तो आपका आया कंपास। ये कहाँ है, ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में है। दूसरा आपका है सिलवास, ये भी कहाँ है, ये भी आपका ब्राज़ील में ही है। उसके बाद है फेजेंडा, फेजेंडा ये भी कहाँ है, ब्राज़ील में है। इसी फेजेंडा घास के मैदान से क्या प्राप्त की जाती है, कॉफ़ी तैयार की जाती है। इसीलिए काफ़ी उत्पादन करने में अग्रणी राज्य विश्व में कौन सा है, ब्राज़ील है। और ये सब ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का है। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है, वो भी कैसे हैं, ऊपड़े हैं। और यहाँ पर देखें तो लानोस, जो कि दक्षिण अमेरिका में ही है, लेकिन वेनेजुएला कहाँ है, वेनेजुएला। इसी वेनेजुएला में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल जलप्रपात है। तो ये इसके साथ ही साथ देखें तो एक है सवाना। सवाना जो घास का मैदान है, ये कहाँ है, अफ्रीका में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है, अफ्रीका में। ये घास का मैदान सवाना, कैंपास, सिल्वास, फेजेंडा, लानोस से कैसे हैं, जो आप एग्जाम में आएंगे, उष्ण है। नेक्स्ट इसी पर हम देख सकते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान को भी देख लेते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, तो शीतोष्ण घास के मैदान में उत्तरी अमेरिका में है प्रियरी, कहाँ है, कनाडा में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा देश में। और यहाँ पर देखें जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, पंपास, क्या है, पंपास, ये कहाँ है, अर्जेंटीना में। पंपास घास का मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में। और जो आपका ये बेल्ट, अभी बताया गया, दक्षिण अफ्रीका में। और जो डाउन्स, ये डाउन्स जो अभी इधर लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और स्टीपी जो कि बताया गया यूरेशिया, यूरेशिया। ये सब घास के मैदान कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ नहीं से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है। सर्पगंधा जो है रक्तचाप के निदान के लिए किया जाता है, सही है। सर्पगंधा सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, आप याद रखेंगे। कचनार का प्रयोग जो करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में कचनार की सब्जी बनती है ना, कचनार से ही अल्सर, फोड़ा व दमा रोग के लिए प्रसिद्ध, मतलब सही है। अर्जुन जो है वृक्ष जो है वो कान के दर्द निवारण में पत्ते का रस जो होता है वो भी सही है। नीम, इससे पहली एंटीबायोटिक दवा पेंसिलिन बनाई गई थी। दोस्तों ये नहीं सही है। पहली एंटीबायोटिक दवा जो है पेंसिलियम नामक पौधे से बनाई गई थी, जिसकी खोज करता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, डी ऑप्शन सत्य नहीं है। तो पेंसिलिन के खोजकर्ता कौन थे, इसको लिख लेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम अगर पूछे आपसे तो क्या होगा, अरावली पर्वत श्रेणी है।
जिसका विस्तार दिल्ली से लेके गुजरात तक है। हिमालय जो है सर्वाधिक विस्तार अरावली कहाँ है? सर्वाधिक विस्तार अरावली का है राजस्थान में। इसी राजस्थान में माउंट पर्वत है। माउंट पर्वत की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। हिमालय जो है यह सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इंडीज पर्वत ये क्या है? यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊंची में कहें तो बताएंगे हिमालय को, प्राचीन में कहें तो अरावली को बताएंगे। विश्व में ऊंची में कहा जाए पर्वत श्रृंखला हिमालय, लंबी में एंडीज। ऑप्लेशन क्या है? यह एक प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जबकि एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं? इसका आंसर होगा प्राइमरी वेव्स। पी तरंगे जो होती हैं ये संकुचन और फैलाव लाती हैं, तीव्रगामी होती हैं। सबसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे पहुंचने वाली तरंगे पी तरंगे ही हैं। धरातलीय तरंगों को एल तरंगे भी कहा जाता है। यस फॉर सेकेंडरी तरंगे। नेक्स्ट, रूपांतरित सेल के संदर्भ में सही नहीं है। तो बिटुमिनस का रूपांतरित रूप ग्रेफाइट है, सही है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप संगमरमर है, ये भी सही है। लिग्नाइट है दोस्तों, ये का रूपांतरित रूप एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे किस्म का कोयला है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जिस रूप में कोयला पाया जाता है उसका नाम क्या है? बिटुमिनस है। बेसाल्ट का रूपांतरित रूप शिष्ट नहीं दोस्तों, ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप शिष्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। बिटुमिनस का ग्रेफाइट, चूना पत्थर का संगमरमर, लिग्नाइट का एंथ्रासाइट सही है, जो कि बेसाल्ट का शिष्ट नहीं सही है, ग्रेनाइट का शिष्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रियरी घास का मैदान पाया जाता है, तो अभी आपको बताया गया ये पाया जाता है कहाँ पर? कनाडा में। और कहाँ ये? उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में ये कैसा घास का मैदान है? तभी आपको बताया गया शीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक भूस्खलन वाला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये क्वेश्चन फेमस है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन रहेगा चमोली, नहीं रहेगा तो फिर उत्तराखंड आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है सभी को पता होगा, ये है मदुरई में, तमिलनाडु। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला लगता है, कहाँ लगता है? कौन बताएगा? सर्वाधिक मेला लगता है मथुरा में। और सबसे कम मेला लगता है कहाँ पर? यहाँ पर सबसे कम लगता है, यहाँ पर सबसे अधिक मेला लगता है। तो पीलीभीत में सबसे कम, मथुरा में सबसे ज्यादा लगता है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं दोस्तों? पहले इसको लिख लेते हैं। एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृतबीजी पौधा, इसके बीज आवरण द्वारा ढके होते हैं। कौन सा है? स्प्रूस जो हो गया, देवदार हो गया, ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृतबीजी पौधा। इनके बीज क्या होते हैं? ओपन होते हैं, खुले होते हैं, कोई आवरण नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इधर देखते हैं। फर यूकेलिप्टस, फर भी अनावृत बीजी है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। तो जो
एंजियोस्पर्म है यानी आवृतबीजी पौधा है, यूकेलिप्टस है। तो यूकेलिप्टस को भी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों हम देख लेते हैं। इसे आतंकवादी पौधा कहते हैं, आतंकवादी पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आतंकवादी पौधा कहते हैं। तो आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है? हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, एंजियोस्पर्म है, इसको कहते हैं हम लोग आवृतबीजी पौधा, आवृतबीजी पौधा। आवृतबीजी पौधा उसे कहते हैं जिसमें कि जिसके बीज जो होते हैं आवरण द्वारा ढके होते हैं, उनको आवृतबीजी पौधा कहते हैं। जिनमें बीज के होते नग्न होते हैं, उनको अनावृतबीजी पौधा कहते हैं। स्प्रूस, देवदार, पाइन, इसको चीड़ भी बोलते हैं, ये सब क्या है? अनावृतबीजी पौधा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसका ऑप्शन और क्या है। इसका ऑप्शन है फॉर यूकेलिप्टस, फॉर भी अनावृतबीजी है, जिसका ऑप्शन होगा डी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है? आवृतबीजी पौधा है, एंजियोस्पर्म है। क्योंकि यह, इस पर एक विशेषता और पढ़ लेते हैं, इसे आतंकवादी पौधा भी कहते हैं। आतंकवादी, आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं? और कैंसर ऑफ द अर्थ, कैंसर ऑफ द अर्थ। दोस्तों इसको एक बार लगा दिया जाए जमीन पर तो जल्दी यहाँ समाप्त नहीं होता है और इसमें निकलते रहते हैं, पौधे पनपते रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? आतंकवादी पौधा कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा पानी अवशोषण कर लेता है। और पानी जो का अवशोषण करता है, आप जानते हैं नलिकाओं के माध्यम से अवशोषण कर लेता है, जो पतली पतली नलिकाएं होती हैं तनों में, उसके माध्यम से, किस कार्तिक कारण से। तो आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। कैंसर ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा वृक्ष भी है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम होती है मथुरा में, क्योंकि मथुरा तक पहुंचते पहुंचते मानसून क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन है? कौन बताएगा? इसमें होगा कानपुर नगर। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा कानपुर नगर। महिला साक्षरता में सबसे अग्रणी जिला है उत्तर प्रदेश का। जबकि गौतम बुद्ध नगर देखा जाए तो पुरुषों में सबसे अग्रणी साक्षर जिला है, प्रथम स्थान है। ऑल ओवर अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर ही बताएंगे। और सबसे, सॉरी ऑल ओवर नहीं कहेंगे, गौतम बुद्ध नगर जो है पुरुषों में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है, महिलाओं में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर। जबकि श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती, यह महिला और पुरुष दोनों में सबसे कम साक्षर वाला जिला है। नेक्स्ट देखते हैं। महोबा यहाँ पर है। महोबा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। मांस, फ्यूनेरिया, ये पादप जगत के किस वर्ग में आते हैं? आंसर कौन बताएगा? तो ये आएंगे ब्रायोफाइटा में। जैसे कि उभयचर जीव होता है जैसे मेढक, उसी प्रकार पादप जगत में भी उभयचर पादप है जो ब्रायोफाइटा संघ के पादप हैं, जैसे मांस, फ्यूनेरिया, ये पादप जगत के पौधे माने जाते हैं। टेरिडोफाइटा में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आते हैं आपके कौन? इसमें क्रिप्टोगैम, थैलोगैम होता है। थैलोफाइटा में हम सवालों का अध्ययन करते हैं। जिम्नोस्पर्म अभी आपको बताया ही गया कि इसमें
अनावृतबीजी पौधे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ पर? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। जैसे कॉकरोच में आप देखते हैं उसमें रक्त का प्रवाह जो होता है ओपन सरफेस में होता है, लेकिन खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के संग। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव में जैसे आते हैं कीट, कीड़े मकोड़े, तितली, बिच्छू, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। मधुमक्खी भी इसी में आता है। मधुमक्खी और मकड़ी में थोड़ा सा अंतर है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। मकड़ी को कीट नहीं कहेंगे, जंतु कहेंगे, जबकि मधुमक्खी क्या है? ये क्या है? ये इसको कीट कहेंगे। ठीक, दोनों ही निषेचन क्रिया के बाद अपने पति को मरवा देते हैं। मोलस्का संघ का जीव जो होता है, इसका जो बाह्य आवरण होता है सबसे कठोर होता है, क्योंकि वह CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसमें घोंघा, स्नेल वगैरह आते हैं, मोलस्क संघ के जीव हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जीव में हाइड्रा आते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति ग्रेट बैरियर द्वीप का निर्माण करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति कौन सी है? ग्रेट बैरियर द्वीप। पोरीफेरा संघ के जीव में नाल तंत्र पाया जाता है। उनके जो शरीर में होता है छिद्रनुमा होती है, स्पंज कह सकते हैं। इसमें पोरीफेरा संघ के जीव में उपलेटेला, साइकन आते हैं, बाथ स्पंज भी आते हैं। वो देखते हैं क्रेब्स चक्र का संबंध है किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसमें क्या होता है? अवायवीय संक्रिया होती है, कह सकते हैं अनाक्सिक संक्रिया होती है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें पायरुविक एसिड जो होता है लैक्टिक एसिड में टूटता है, और लैक्टिक एसिड की अधिकता से हमारे शरीर में थकान आती है। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, क्रेब्स चक्र का संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया से। उत्सर्जन तंत्र का संबंध है, आप देखेंगे हेनले लूप। हेनले लूप का संबंध किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? इम्यूनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है गाल्जी काय को, गोलबाडी को कहा जाता है। जबकि राइबोसोम किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों? अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। और सब कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका नाम क्या है? बैरंदूब, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है कहाँ पर? उत्तराखंड में, भी देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। जबकि रुद्रप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो कल्प वृक्ष कहते हैं नारियल को। किसे कहते हैं? नारियल को कहते हैं। गोल्डन लंगूर भारत में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं आप बताएंगे? तो गोल्डन लंगूर जो होते हैं, ऐसे जो गोल्डन लंगूर जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, और यह असम में, कहाँ पर? भारत में असम में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन को हम लोग मानसून वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है? 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत
कितना है दोस्तों, यहाँ पे अधिकतर लोग गलती कर जाएंगे। ये होगा 21.05%। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर 2011 की रिपोर्ट पूछा है, ना कि 2000 हाल की रिपोर्ट में पूछा है। तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार से वनों का प्रतिशत कितना है, 21.05%। जबकि अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिले करके कुल वन प्रतिशत देखा जाए 24.56% है। और भारत में वन प्रतिशत होना चाहिए कितना, कितना चाहिए था, होना चाहिए था 33.33% होना चाहिए था। अगर वनली टोटल कहा जाए, यहाँ पर 21.67% है, केवल वनावरण कहा जाता है। भारत में केवल वनावरण प्रतिशत कितना है, तो बताएंगे 21.67%। जबकि वृक्षावरण और वनावरण दोनों मिलकर बताएंगे तो 24.56%। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यही 6.8 समथिंग रेंज में परसेंट है, 1% उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 1% कहाँ है, क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, आपका सोनभद्र है। भारत में देखें तो सर्वाधिक 1% कहाँ पर है, तो उसको बताएंगे 1% में अगर देखा जाए पहला स्थान तो है मिजोरम। मिजोरम। और क्षेत्रफल में देखा जाए, क्षेत्रफल में अगर देखा जाए प्रथम स्थान है 1%, वन क्षेत्रफल में देखा जाए तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रथम स्थान। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में जल संरक्षक हार्मोन्स कौन है। पौधों में जल संरक्षक हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड, इसको एबीए कहते हैं। साइटोकाइन कोशिका का विभाजन करता है, जिबरेलिन के कारण क्या होता है, पौधा बौना रह जाता है कमी से। नेक्स्ट देखते हैं, जौ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ना उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। परंतु प्रति हेक्टेयर की दर से अगर पूछ लिया जाए गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप पंजाब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा अभ्यारण्य दो राज्यों में है, तो कौन सा अभ्यारण्य दो राज्यों में है, डी ऑप्शन पेंच, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्य में है। सुल्तानपुर जो है अभ्यारण्य कहाँ है, ये हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है, लोग इसको यूपी में लगा सकते हैं। और पटना अभ्यारण्य कहाँ है, यह यूपी के एटा जिले में है, ये भी गलत कर सकते हैं। ये कहाँ है, यूपी के एटा जिले में है। सबसे छोटा पश्चिम बिहार भी है, पटना पश्चिम बिहार। और अभ्यारण्य में कहा जाए सबसे छोटा अभ्यारण्य है पटना अभ्यारण्य। सिमलीपाल, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ है, मयूरभंज उड़ीसा। और पेंच कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र और एमपी में, दो जगह। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, दोनों तीनों हैं। संघी का वर्णन नहीं किया गया है, तो ऑप्शन लगाएंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, तो कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, ऑप्शन क्या होगा इसका, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, ये परंपरागत स्रोत नहीं है। यहाँ पर परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत को थोड़ा सा देख लेते हैं। परंपरागत स्रोत को कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय, करणीय स्रोत कहते हैं। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको कहते हैं अनवीकरणीय।
अनवीकरणीय का तात्पर्य है कि जो नया नहीं है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। दूसरा कह सकते हैं जिसका सीमित भंडार है, जिसका सीमित भंडार है। अगर सभी इस पर निर्भर कर दिए जाएँ तो ईंधन कम पड़ जाएगा। तो हो गया क्या इसमें, अनवीकरणीय है, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, केरोसिन सब पुराने प्राचीन समय से यूज में आ रहे हैं और उनका सीमित भंडार भी है। तो ये है। तो इसमें पूछा गया परंपरा स्रोत नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये ऑप्शन होगा सौर ऊर्जा। परंपरागत स्रोत में अगर देखा जाए तो जो नवीकरणीय है, मतलब जो आधुनिक समय में यूज में आ रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, परंपरागत स्रोत है और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। घरेलू उपकरण को हम देखते हैं यहाँ पर 101। घरेलू उपकरण में प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन है, वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे उस रसायन का नाम है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। दोस्तों यहाँ पर CFC को भी अगर देखें तो CFC को कहते हैं हम लोग फ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है फ्रियान। क्या है, फ्रियान है। अमेरिका ने इसकी खोज की थी। और यह CFC जो है ओजोन परत के क्षरण में, ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक योगदान इसी का है, CFC का। यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली सब गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस, उसका नाम क्या है, CFC। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वैश्विक तापमापन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमापन में वृद्धि का कारण है कौन सा, तो आप बताएंगे CO2। CH4 क्या है, मेथन गैस है, मास गैस है, प्राकृतिक गैस इसे कहते हैं। CB देसाई ने इसकी खोज की थी। दोस्तों यहाँ पर पहले आपसे कुछ छोड़ दिया जाए तो CFC, CO2, CH4 ये सब क्या है, एक ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसों को हम लोग आगे क्वेश्चन में दिया गया है, उस पर हम डिटेल में पढ़ लेंगे। पाचकी तंत्र के जनक कौन है, एजी टांसले। कौन है, एजी टांसले हैं। ओनली अगर पाचकी आ जाए वर्ड, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हेगल ने जनक इसको कहेंगे। ठीक। और जोसेफ फोरियर क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जनक कहलाते हैं जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, दोस्तों यहाँ पर होगा गुजरात। नेक्स्ट, रुई कपास किससे प्राप्त की जाती है, इसको आप सबको पता होगा, थॉट अप जरूर है, गॉस्मियम से। किससे, गॉस्मियम से। और कार्कोरस कैप्सुलेरिस से प्राप्त होता है क्या, जूट। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्लीहा को, यानी तिल्ली को, प्लीहा। स्प्लीन भी कहते हैं इसको। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने मिनट के लिए लगता है, सूर्य ग्रहण अधिकतम लगता है 8 मिनट के लिए लगता है। पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 70 मिनट का समय लग जाता है। नेक्स्ट, बायोटिक सिटी किसे कहते हैं, तो बायोटिक सिटी जो है इसका आंसर क्या होगा, लखनऊ। इको सिटी इसे कहते हैं नागपुर को, और इको स्टेट कहते हैं हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं।
बंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 108, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से तात्पर्य है। इसके लिए चिन्ह जो होता है वो क्या होगा, इको मार्क, डी ऑप्शन सही होगा। एक मार्क खाद्य एवं कृषि गुणवत्ता, हाल मार्क स्वर्ण आभूषण गुणवत्ता, रुग मार्क कालीन उत्पादन में गुणवत्ता जो होती है चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित झील जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लवणता के आधार पर देखा जाए तो सामर झील है, राजस्थान में है। सबसे बड़ी झील लवणता के आधार पर है। पुलकट झील ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। तमिलनाडु की सीमा पर है। कोयलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, सुनो 10, भारत का सबसे प्राचीन परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ है? तो आप बताएंगे तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में परमाणु विद्युत संयंत्र है। रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में है। और कल्पक्कम कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में। यहाँ लिखते हैं दोस्तों तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फेनरोगैम। ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पादप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जैविकता पाई जाती है कहाँ पर? तो सर्वाधिक जैविकता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सुमेलित नहीं है? मानस अभ्यारण्य जो है असम में है, बाघ के लिए जाना जाता है, सही है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, हाथी के लिए जाना जाता है, भी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह का गैजा और केरला देवगाना का चिड़ियाघर जयपुर में है, साइबेरियन करंट के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सही है। अगर गलत करना चाहते हैं तो गैजा जो है इसी प्रकार के गैंडा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गैंडा। तो यहाँ पर अलग ही बना लेंगे, इसी को आप कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? गैंडा। अब सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? ये असम में। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन अगर राष्ट्रीय उद्यान अगर दोस्तों पूछ लिया जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हैली पार्क के नाम से जाना जाता था। 1936 में स्थापना हुई थी, उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, दोस्तों आज यहीं तक। बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे हम देखेंगे, वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और इस पर अभी हम अधिक मेहनत कर सकें। दोस्तों आप भी लोग भी अगर इसे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।